हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दर्पण विधि द्वारा सीखने का जो हमारा प्रयोग होता है वो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी प्रयोग संख्या आ जाएगी, उसके बाद हेडिंग दर्पण विधि द्वारा सीखना या अधिगम। उसके बाद पहले हमारा थ्योरेटिकल पार्ट आएगा जिसमें हम अधिगम का अर्थ लिखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ ना कुछ नए अनुभव ग्रहण करता है। इस नव ग्रहित अनुभवों से उसके व्यवहार में निरंतर बदलाव आता रहता है। इस प्रकार दैनिक अनुभवों के एकीकरण और उनके उपयोगों को सीखना कहते हैं। अधिगम की प्रक्रिया सतत और जीवन पर्यंत चलती रहती है। उसके बाद अधिगम की परिभाषाएं। पहली, क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रॉनबेक के अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। गेट्स के अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना है। चौथा, चार्ल्स ई स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम की प्रकृति व विशेषताएं। सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य केंद्रित होता है। सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। सीखना सतत और सार्वभौमिक होता है। सीखना हमारे वंशानुक्रम और वातावरण पर भी निर्भर करता है। सीखने के लिए अभिप्रेरणा का होना ज़रूरी है। सीखने में पूर्व अनुभवों का भी महत्व होता है। अधिगम व्यापक होता है। संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोगत्यात्मक क्षेत्र में परिवर्तन। सीखना हमेशा एक क्रमिक तर्क के साथ होता है। लास्ट, सीखना सामान्यतः अपेक्षाकृत स्थायी होता है। उसके बाद अधिगम का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जब व्यक्ति किसी एक कौशल तथा अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य परिस्थिति में करता है तो वह स्थिति अधिगम का स्थानांतरण कहलाती है। अधिगम के स्थानांतरण से मानसिक शक्तियों का विकास होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने के क्षेत्र में विकसित होने वाले ज्ञान एवं कौशलों का और सोचने, अनुभव करने या कार्य करने की आदतों का सीखने के किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है या कहा जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। पहला, सकारात्मक या धनात्मक अधिगम का स्थानांतरण। जब किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान तथा कौशल किसी दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में सहायक होता है तो इसे धनात्मक स्थानांतरण या सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। पहला, जैसे कार चलाने के लिए कौशल का जीप अथवा ट्रक चलाने के कौशल में सहायक होना। दूसरा, नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम का स्थानांतरण। जब किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल किसी दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में बाधक होता है तो इसे ऋणात्मक स्थानांतरण या नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे विज्ञान के ज्ञान और उसमें निहित कारण कार्य संबंध का धर्म एवं दर्शन के अध्ययन में बाधक होना। तीसरा, शून्य स्थानांतरण। जब सीखने का स्थानांतरण न तो धनात्मक हो और न ही ऋणात्मक होता है तो उसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे गाना सुनना और खाना बनाने का आपस में कोई संबंध नहीं होता। क्षैतिज स्थानांतरण। जब किसी एक ही स्तर की कक्षा में किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल उसी कक्षा के किसी दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में सहायक होता है तो उसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे गणित का पढ़ा हुआ हमें विज्ञान यानी कि रसायन व भौतिक में काम आता है। उसके बाद लंबात्मक स्थानांतरण। जब किसी पूर्व कक्षा में किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल उससे आगे की कक्षा में उसी क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में सहायक होता है। जैसे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में हम अलग अलग सीखते हैं।
एक पक्षीय अंतरण या स्थानांतरण, जब हम अधिगम के लिए शरीर के एक ही अंग का प्रयोग करते हैं तो वहाँ एक पक्षीय स्थानांतरण होता है। जैसे हमारा दाहिने हाथ से लिखना, दाहिने हाथ से कपड़े सिलना। द्विपक्षीय स्थानांतरण, जब हम किसी एक भाग से कुछ सीखते हैं तो दूसरे भाग पर भी असर होता है। जैसे दाएं हाथ से लिखने के कौशल का बाएं हाथ से लिखना अथवा तलवार चलाना सीखने में सहायक होता है। ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। जब हम समझा देंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है तो उसके बाद हम अपना प्रयोगात्मक पक्ष रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले परीक्षण का नाम, दर्पण विधि द्वारा सीखना, उद्देश्य परीक्षण द्वारा सीखने के हस्तांतरण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करना। तीसरा, परीक्षणकर्ता का विवरण, जो भी हम परीक्षण करेंगे हम अपनी डिटेल्स भरेंगे। जैसे मान लिया मैंने परीक्षण किया तो मैं अपना नाम लिखूंगी, आयु जो भी होगा, लिंग, शैक्षिक योग्यता, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। उसके बाद विषयी का नाम, यानी कि हम जिस पर अपना प्रयोग करेंगे उसका नाम आ जाएगा, उसकी कक्षा, लिंग, आयु, मानसिक स्थिति। फिर जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं उस बालक के विद्यालय का नाम व रहने का स्थान आएगा। उसके बाद परीक्षण का दिनांक व समय कि हमने किस दिन और किस समय परीक्षण किया। आवश्यक सामग्री, स्टॉपवॉच, शीशा स्टैंड के साथ हार्डबोर्ड शीट, स्टार की आकृति की लगभग 12 कॉपियाँ, ये आपको आपके कॉलेज से दी जाएंगी। उसके बाद पेंसिल, पेपर, पेन आदि। परिकल्पना, दाएं हाथ द्वारा दर्पण आरेखन सीख लेने पर बाएं हाथ से दर्पण आरेखन में मदद मिलती है। प्रारंभिक तैयारी, विषय को बैठाने के लिए उपयुक्त स्थान तथा सुविधाजनक फर्नीचर की व्यवस्था करना, विषय को परीक्षण के लिए मानसिक रूप से तैयार करना, विषय के लिए प्रकाश तथा हवा की उचित व्यवस्था करना, परीक्षण के समय बाहरी अवधानों का न होना यह सुनिश्चित करें। परीक्षण में प्रयोग होने वाले उपकरण उचित होने चाहिए, उपकरण कहीं से टूटा न हो यह सुनिश्चित करना चाहिए। उसके बाद हमारा निर्देश आ जाएगा। इस परीक्षण में परीक्षण एक लकड़ी से बने उपकरण पर किया जाता है जिसमें एक स्टैंड लगा है जिसके ऊपर सनमाइका की परत लगी हुई है। उपकरण के दूसरी तरफ एक शीशा लगा हुआ है। स्टैंड में नट और बोल्ट लगे हुए हैं जिससे उसको सही स्थिति में स्थापित किया जा सके। स्टॉपवॉच की सहायता से विषय को रुकने और शुरू करने के लिए निर्देश दिया जाता है। विषय को तब तक परीक्षण करना पड़ता है जब तक वह पूरा न हो जाए। उसके बाद प्रयोग विधि। प्रयोग की पहली अवस्था में विषयी अपने बाएं हाथ का प्रयोग करेगा और स्टार्ट पैटर्न पर अपने बाएं हाथ से स्टार्ट सुनने पर वामावर्त यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में पेंसिल चलाएगा। जब वह पुनः स्टार्ट पर पहुंचेगा तब उसका पहला प्रयास समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से उसको प्रयास करने हैं। फिर से स्टार्ट सुनने पर वामावर्त यानी कि फिर से क्लॉकवाइज दिशा में पेंसिल चलाएगा। जब वह पुनः स्टार्ट पर पहुंचेगा तब उसका प्रयास समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार उसको 3 प्रयास करने हैं। दूसरी अवस्था में विषयी अपने दाएं राइट हैंड का प्रयोग करेगा जिसमें वह दक्षिणावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में स्टार्ट सुनने पर स्टार्ट पैटर्न पर पेंसिल चलाएगा। जब वह स्टार्ट पर पहुंचेगा तब वह रुक जाएगा। यह अभ्यास वह तब तक करेगा जब तक उसकी त्रुटियां लगातार 3 बार शून्य ना आ जाएं। यानी कि स्टार्ट पैटर्न आपको मिलेगा, उसमें 2 लाइनें बनी हुई होंगी। एक बार स्टार्ट सुनते ही जो हमारा जिस पर हम अपना परीक्षण कर रहे हैं वह क्लॉकवाइज अपनी पेंसिल चलाएगा। उसके बाद वह एंटी क्लॉकवाइज अपनी पेंसिल चलाएगा जब तक कि उसे शून्य 3 बार ना मिले। तीसरी अवस्था में विषयी फिर से अपनी अवस्था दोहराएगा, केवल अंत के 3 प्रयास करेगा।
सावधानियाँ: विषयी को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, विषयी को दबाव मुक्त होना चाहिए, परीक्षणकर्ता की परीक्षण की पूरी जानकारी होनी चाहिए, विषयी को परीक्षण के संबंध में पूरी जानकारी देनी चाहिए, विषयी का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उपकरण को उचित ढंग से रखना चाहिए ताकि वह गिर न सके। उसके बाद हमने जो भी ऑब्जर्वेशन किया उसकी टेबल आएगी। तो यह संचालन तालिका हो गई। सबसे पहले प्रयास संख्या, कुल लगने वाला समय मिनट में और सेकंड में, कुल सेकंड कितने लगेंगे और उसने एक बार में कितनी गलतियां करी वो उसके सामने लिखा जाएगा, और कौन सा हाथ यूज़ था वो लिखा जाएगा। प्रयोगात्मक स्थिति आ जाएगी। तो पहले प्रयोग में आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। तो आप जब ये प्रयोग कराएंगे किसी बच्चे पे तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन लिखिएगा। उसके बाद पहली 3 अवस्था में हमने बायां हाथ यूज़ किया था। उसके बाद 6 ऐसे पॉइंट थे जब हमने दायां हाथ यूज़ किया। फिर से हमने अपनी पहली वाली स्थिति को दोहराया, फिर से बायां हाथ यूज़ हुआ। उसके बाद जब हम गणना करेंगे तो सबसे पहले पूर्व परीक्षण स्थिति में औसत त्रुटियां बराबर कुल त्रुटियों की संख्या बटे 3। तो हमारी औसत जो त्रुटि थी वो आई 3.33। उसके बाद पूर्व परीक्षण स्थिति में औसत समय, कुल समय बट्टे 3, 114 सेकंड का समय आया। उसके बाद पश्च परीक्षण स्थिति में औसत त्रुटि, उसके बाद पश्च परीक्षण स्थिति में लगा औसत समय। उसके बाद जो हमारा परिणाम है, औसत समय में अंतर बराबर पूर्व परीक्षण का औसत समय ऋण पश्च परीक्षण का औसत समय, दोनों को माइनस करके हमारा आया 23.34 सेकेंड। औसत त्रुटि में अंतर, जिस प्रकार से हमने समय में अंतर निकाला उसी प्रकार से हमने त्रुटि में भी अंतर निकालेंगे। तो हमारी ये त्रुटि आई और ये हमारी है फाइनल टेबल जिसमें हमने दोनों का अंतर कितना आया है वो लिखा। इसका फाइनल रिज़ल्ट यही होता है कि हमें जो भी समय है उसमें कमियां देखने को मिलती हैं, यानी कि हम जब एक हाथ से करते हैं तो वह हमारे दूसरे हाथ पे करने में भी सहायता प्रदान करता है। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से अधिगम का स्थानांतरण हुआ। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ये आपको हेल्पफुल होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।